like and subscribe my YouTube channels and also press the bell icons for more updates and हेलो क्लास, कैसे हैं सभी लोग। आज हम साइंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था और आज हम टॉपिक जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस हमने कंपलसरी पढ़ लिया था अभी। ठीक है, तो अब क्या फैक्टर पढ़ने जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट करेंगे। अब दूसरा टॉपिक क्या रहेगा इसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को किस किस तरीके से कॉम्बिनाइज किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक हमने डाल रखा है कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, तो उसी पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर्स कर लीजिए, ऑन रेजिस्टेंस। तो उन फैक्टर्स की बात करनी है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस पर भी देखिएगा डिपेंडेंसी चेक की जाएगी, यानी कि हर एक किसी ना किसी प्रॉपर्टी से चेंज होना पड़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस किस किस कंडीशन में घटता है, किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है, वही सब फैक्टर के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो एक एक करके हम सभी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो लिख लेते हैं देयर आर many of the factor which affect on resistance। देखिएगा यहाँ पर बहुत से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस पर। क्लास नंबर 1 फैक्टर पढ़ लेते हैं। अब हम नंबर 1 फैक्टर है हमारे पास में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिएगा जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है। तो लेंथ पर डिपेंड करता है किस तरीके से, यानी व्हाट इज रिलेशंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है जिससे रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में कोई रिलेशन निकल करके आएगा। तो क्लास देखते हैं वो क्या रिलेशन है। तो हमने पता है कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। यानी कि हमने पढ़ा कि जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टर की लेंथ के, यानी कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अब व्हाट इज रिलेशन? देखिएगा कभी भी जो भी हमारे पास डीसी सप्लाई है ना, तो डीसी सप्लाई में आप देखेंगे कि जो चार्जर की लीड है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ठीक है, कम थोड़ी लंबी होती है। और जिस चार्जर की जो लीड है वो थोड़ी कम लेंथ कम होती है वो फ़ोन को चार्ज भी थोड़ा अच्छे से कर पाता है। और जिसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो चार्जिंग भी स्लो करता है। जैसे पहले के चार्जर देखेंगे आप तो वो काफ़ी मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर लंबे वायर के होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो छोटा करने की बजाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी छोटी होगी रेजिस्टेंस उतनी, यानी कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, बाधा है, यानी कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो रोकने का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कब? जब आप लेंथ बढ़ाएंगे। तो हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए लिख लेते हैं इसमें कि जो रेजिस्टेंस R है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर वेयर R is resistance and L is length of the conductor। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस लेंथ पर किस तरीके से इफेक्ट करता है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वो दूसरा फैक्टर कौन सा है। तो दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया
ऑफ कंडक्टर। क्लास ध्यान देना है कि मैंने लिखा है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट दिस इज अ वायर, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए तो दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। दिख रहा है आपको ये जो है ना इतना पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर सकती है और डायरेक्टली इसको हम थिकनेस या फिर मोटाई बोल सकते हैं, तो ये चीज ध्यान देना है। तो कंडक्टर देखेंगे जितना ज़्यादा मोटा होगा, जितना ज़्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि हमें पता चला ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब वो देखना है कि कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, तो चेक करते हैं इसको हम। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज inversely proportional to the cross section area of कंडक्टर। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं आपकी बात मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइन देखिएगा एक रहता है, बस इनवर्सली के नीचे अपॉन में लिख देते हैं इसको, यानी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a या फिर आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पर वेयर A is cross section area, ठीक है। तो pause the video and note it down, pause the video and note it down। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, थर्ड फैक्टर की बात करते हैं हम। थर्ड फैक्टर क्या होगा, नंबर 3 फैक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो क्लास देखना है कि कंडक्टर के मटेरियल पर किस तरीके से डिपेंड करता है, या फिर नेचर्स ऑफ द मटेरियल भी बोल सकते हैं, या फिर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इसको डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं है, देखिएगा ये मटेरियल अलग अलग है, जैसे कि कॉपर है, या हम बात करते हैं बेस्ट कंडक्टर, जैसे कि 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आपने पढ़ रखा था कि सिल्वर है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सिल्वर है तो आप कॉपर की वायर मार्केट में क्यों बिकती है, सिल्वर की क्यों नहीं बिकती भाई, जो सिल्वर है वो सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा, ज्वेलरी के लिए नहीं खरीद पाते हैं, तो सोचिए घर की वायरिंग के लिए क्या खरीद पाएंगे। तो इसीलिए जो कॉपर है वो अच्छा भी है और सस्ता भी है, चीप एंड बेस्ट जिसे बोलते हैं, चीप एंड बेस्ट, ठीक है कि नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी। तो अब बात करते हैं मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो हम उसी को इक्वेशन को जो पीछे वाली है उनको 1 और 2 डाल देना, तो लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को मिक्स कर दीजिएगा। दोनों लेफ्ट साइड में तो आ रही था, एक तरफ था हमारे पास में क्या L और दूसरी तरफ था 1/a। अगर मैंने बताया था आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर जिगल टू लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, दैट इज हमने यहाँ पर रो जोड़ दिया है, रो L/a, ठीक है कि नहीं। अभी बताते हैं क्या है, वेयर रो, इसको बोलते हैं RHO, रो, ठीक है, ध्यान रखेंगे रो इज द proportionality constant and it is called resistivity of the material,
ठीक है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा छोटे से फैक्टर थे और इन फैक्टर ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा और मैं इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ अभी आपको, वो प्रॉब्लम देखते हैं। पहले जरा एक पॉइंट रह गया, उस पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमने रजिस्टिविटी दिखाई थी आपको। रो को रजिस्टिविटी कहते हैं, तो वो रजिस्टिविटी की डेफिनेशंस भी अक्सर एग्जाम में आ जाती है, तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या कहा था, एक रिलेशन अभी हमने ड्राइव किया था, तो मैं डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ, ताकि आप लोग क्या कर सकें, रटे नहीं, किसी भी चीज़ को समझें, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अच्छा समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है ही। ठीक है, तो रो R इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, ये रिलेशन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। अगर मैं बात करूँ, इन दोनों को हटा दूँ, सपोज दैट इन दोनों को हाइड कर देता हूँ, ये देखिएगा, तो अब रो आर के बराबर है, दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कि रो जो है ये एक रजिस्टेंस ही है। ठीक है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो हम देखेंगे इसको कि रो यानी कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस across unit length and unit cross section area of the conductor। ध्यान से देखें कि रेजिस्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज रेजिस्टेंस, की एक रेजिस्टेंस ही है। इतना क्लियर कर दिया। किसके अक्रॉस यूनिट लेंथ, यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसकी यूनिट लेंथ पर और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वर्क करने वाले रेजिस्टेंस को आप बोल देंगे क्या, कि ये एक रेजिस्टिविटी है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हमें। तो क्वेश्चंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है पहले से ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि यही क्वेश्चन नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप 100 नहीं तो 99.9% सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है कि नहीं, और 99.9 और 0.01 बहुत थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाए। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं वो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप CBSE के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ऑल स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, सभी स्टेट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल्स हैविंग अ लेंथ एल। देखिएगा एक वायर है और मटेरियल दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। अभी देखिएगा हर एक मटेरियल के लिए हमारे पास में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट यानी कि रो जो है वो अलग अलग होता है। यानी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हमारे पास में से कॉपर है तो उसका अलग हुआ, सिल्वर है तो उसका अलग हुआ, एल्यूमिनियम है तो उसका अलग हुआ। तो यानी कि देखिएगा जितने भी मटेरियल हैं, कंडक्टर हैं हमारे पास में, उनके सबके लिए क्या होगा, रो अलग अलग होगा। तो हम बात करते हैं इसकी। तो मटेरियल हैविंग अ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, यानी कि लेंथ उसकी दे रखी है एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है कैपिटल ए है। तो हम बात करते हैं, कहता है कि उसका जो रेजिस्टेंस देखा जाता है वो 10 ओम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, कहता है अब ये रेजिस्टेंस क्या होगा वायर ऑफ द सेम मटेरियल। बस ध्यान देने वाली बात यही है कि मटेरियल जो ऊपर था वही नीचे है, क्योंकि सेम मटेरियल कहा गया है, यानी कि रो चेंज होने वाला नहीं है। लेंथ इतनी हो जाती है L/4 एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज द 2.5A, यानी कि पहले वाले का 2.5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट वायर की और सेकंड वायर की, क्योंकि पहले वायर अलग है, दूसरी वायर अलग है, यानी कि मटेरियल सेम है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। बात करते हैं सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखेंगे। For first wire, length is equal to L, डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया। अब ये तो मालूम है ना क्रॉस सेक्शन ही, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन भी मालूम हो गया आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन होता है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल ए। तो देन रेजिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, फॉर फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू कितना होगा, रो एल अपॉन में ए, यही होगा ना, ये पढ़ा था हमने रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर सेकंड वायर बात करते हैं सेकंड वायर की। सेकंड वायर की जो लेंथ है वो आपको मालूम है कितनी है, L/4,
और एरिया कितना है इसका 2.5 A। तो बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देन रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L की जगह L/4 और A की जगह 2.5 A। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है क्या कि जो R2 है वो कितना होगा। R1 हमें मालूम है, दे रखा है उसने 10 ओम है, तो कुछ मत करो। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, तो फर्स्ट को 2 से डिवाइड करोगे तो R1 अपॉन में R2, ठीक है। यहाँ पर रो से रो कैंसिल हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको, ऊपर आएगा L/A, ठीक है। या फिर लिख के दिखाएं पूरा पूरा, चलो लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी हमारी क्लास में। रो L/4 और अपॉन में 2.5 A, ठीक है कि नहीं, जगह नहीं है इसलिए ऐसे स्लैश बना दिया हमने। हाँ तो देखिएगा A L रो सब कैंसिल हो गए, बचा क्या, ऊपर तो बचा 1, ठीक है। नीचे बचा ये जो हमारे पास में बचा 1/4 और एक बचा 2.5, ठीक है। तो ये 1/4 है वो 4 चला जाएगा ऊपर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। R1 की वैल्यू भी डाल दो 10, R2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/2.5 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा ये 25 और अपॉन में 4, जो कि थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। अभी देखते हैं चलो क्या फॉल्ट हुआ इसमें। रो L/A, रो से दो रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया और A से A भी कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या 1/4, 1/4 के नीचे 2.5 जाएगा ऊपर, गलती यही है, ये जो 2.5 है वो ऊपर जाएगा और 1/4 भी ऐसे रहेगा। R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये 2.5 से किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.5 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 100 R2। ये पूरा का पूरा किसके नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 100, ये 10.100 और R2 इज इक्वल टू 10 से 10 भी कैंसिल, कितना बचा 1 ओम। तो ध्यान रखिए जो नेक्स्ट वायर का रेजिस्टेंस होगा चेंज होने के बाद में वो 1 ओम होगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर। अगर किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पेपर पे प्लान करके लिखना और कट करना और कट करके चेक करना, फिर भी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर वीडियो एंड नोट इट डाउन। और सब आई होप सबको समझ में आ गया होगा और इस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें सभी लोग अपनी बुक्स को खोल करके। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। चलिएगा तो उसी की बात करेंगे आज हम, कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेरी रहेंगी मेरे पास, तो उन क्वेरी का आपको आंसर भी देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और ज़रूर देना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही है कि जो आप घर में जो भी घर में इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, फैन, बहुत सारे डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी कि आपको मुझे कमेंट में बताना है कि उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सीरीज़ में होते हैं या पैरेलल होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सीरीज़ क्या है पैरेलल क्या है, तो मैं पढ़ा दूंगा तो उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सीरीज़ क्या है और पैरेलल क्या है। तो आपको ज़रूर बताना है कि जो भी डोमेस्टिक वायरिंग है, जो हमारी घर की जो घरेलू परिपथ जुड़े होते हैं उनके अंदर जो वायरिंग है वो कौन सा होता है, श्रेणी क्रम होता है, समांतर क्रम होता है, यानी सीरीज या फिर पैरेलल। तो आंसर जरूर देना है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखिएगा क्लास, कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है, यानी कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। देखिएगा एक रेजिस्टेंस को तो कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, तो या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, तो आपने दीपावली पे तो काफ़ी सारी वो लड़ियाँ सी आती हैं लाइटों की, वो सब जलाई होंगी, तो उनको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। देखिएगा एक तो लाइट होती है हमारे पास में, वो जो लाइट होती है कौन सी लाइट,
चाइनीज लाइट, तो उसमें हम बोलते हैं एलईडी बल्ब लगे रहते हैं उसके अंदर। तो एक एलईडी बल्ब होती है, तो एक उसके अंदर एडाप्टर टाइप से एक छोटी सी डब्बी लगी रहती है और उससे जलाई जाती है। और एक जो हमारी मेड इन इंडिया लाइट होती है और एक बड़ी सी लंबी सी लाइन होती है और उसमें आप क्या करते हो, सॉकेट में लगा देते हो डायरेक्ट, उसमें कोई डब्बी वगैरह नहीं होती है, फिर भी वो जलती, दोनों जलती। लेकिन अगर वो चाइनीज लाइट का साथ ऐसा गया, कोई ट्राई नहीं करेगा ऐसी चीज़ को, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं उसको, अगर आप उस बिना एडाप्टर के अगर ट्राई करेंगे तो वो पूरा का पूरा फॉल्ट हो जाएगा और हो सकता है घर में फायरिंग भी हो जाए। तो ऐसा कोई भी ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं होता है, यानी कि डब्बी लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे पास क्वेश्चन यही है। तो उसके लिए क्वेश्चन यही है कि हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। यानी कि जब हम उनकी लाइट और इंडियन लाइट का जो भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सभी बल्बों को एक सीरीज में कॉम्बिनेशन में ले आते हैं। उस सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से यानी कि करंट का लॉस ज़्यादा होने लगता है। करंट का ज़्यादा लॉस होने से क्या हो जाता है, बल्ब को सफिशिएंट करंट मिल जाता है। और लेकिन जो एलईडी बल्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लाइट की खपत कम होती है और लाइट की खपत कम होने के लिए ही हमें करंट को थोड़ा कम करना पड़ता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब डायरेक्ट एसी देंगे तो वो फॉल्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं अब हम कॉम्बिनेशन। तो इतना तो थोड़ा सा मुझे समझ में हिंट मिल गया होगा आप लोगों को कि कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और पैरेलल। तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो होगा सीरीज और एक होगा हमारे पास में पैरेलल, ठीक है। अब सीरीज क्या होगा, पैरेलल क्या होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में, ठीक है। तो देखते हैं, 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद एंड टू एंड। देखिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसों को अगर आप क्या करेंगे, एंड टू एंड जोड़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपसे वाइवा में पूछ लेता है कि बताइए सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधे से कहते हैं क्या कि सर ऐसे ऐसे बनाएंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे और ऐसे ऐसे बनाएंगे और इसे हम क्या कह देंगे, सीरीज कह देंगे। तो टीचर तुरंत से पहले आपका वाइवा कट करेगा यहाँ से, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज गेन करनी है आपको, ठीक है। नॉलेज तो है, उसको गेन करनी है, ठीक है, बढ़ाना है। तो ध्यान से इस क्लास को समझेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं रटेगा। हमने कहा 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करेंगे और एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने रेजिस्टेंस के सिंबल पढ़ाए थे, तो रेजिस्टेंस में ये सिंबल था हमारे पास में कि ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस ले रखे हैं, R1, R2 और ये रहा R3। तो देखिएगा, एंड टू एंड कनेक्ट करने का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जैसे कि हमारा हाथ, ठीक है, ये 2 हाथ हमारे, ये मेरा एक हाथ, और मैंने अपने इस हाथ को किसी दूसरे के हाथ के दूसरे में, यानी कि दूसरे व्यक्ति के दूसरे हाथ में अपना हाथ जोड़ दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, अब दूसरा वाला भी इस तरीके से हमारे हाथ को कनेक्ट करेगा। इस तरीके से जो कनेक्शन चलेगा दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्शन में क्या होता है, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका जो एंड पॉइंट है वो सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होगा। यानी कि फर्स्ट वाले का देखो एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग वाले का मतलब सेकंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है, दोनों के कॉमन है। तो इस तरीके से जुड़ेंगे एंड टू एंड, दैट इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल क्या होती है, 2 और मोर रेजिस्टेंस आर connected with 2 common एंड। देखिएगा, 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, लेकिन कंडीशन ध्यान से देखें कि उनके जो एंड हैं, यानी कि जो भी स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट हैं, वो क्या होंगे, कॉमन होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन होने वाला है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें भी आपके पास में 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास R1, R2, R3, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे आप कि इनके जो इसके भी R1, R2, R3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी ये है, मतलब कॉमन है, और एंड पॉइंट जो है इन तीनों के वो भी कॉमन है। तो इस तरीके से जो कनेक्शन करेंगे हम, वो दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके ब्रीफली अभी एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं और एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। क्लास इसी को
हम इसके जो भी एक्सप्रेशन है सीरीज और पैरेलल के, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंसल्ट कर लेंगे। फिलहाल अभी तो इसी को यहीं पर स्टॉप कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट्स, लाइक्स, एक्टिविटी शो करते रहें लगातार।